रिसेंटली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हुआ जो बड़ा एक इंट्रीगिंग लास्ट डे तक पहुंचा। अगर आप मुझसे एक वैसे ही तबसरा चाहिए जिसमें वाह वाह हो जाए तो मैं भी ये कहता हूँ वाह भाई क्या फाइट की। एक बड़ी इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जो थी वो थी फवाद आलम की। फवाद के साथ तो वही ज्यादती थी, डेब्यू पे जो बंदा सेंचुरी करे उसके बाद उसको एक आध नाकामी पे ऐसे बाहर थोड़ी करते। इसलिए सेलेक्टर्स से पूछना चाहिए, वो फिल्मी डायलॉग है ना, जज साहब मेरे 10 साल वापस दे दो। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल हसन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। रिसेंटली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच हुआ जो बड़ा एक इंट्रीगिंग लास्ट डे तक पहुंचा। न्यूजीलैंड ने ऑल्दो जीत तो लिया मैच, लेकिन पाकिस्तान की एक बड़ी उम्दा फाइट सामने आई। पाकिस्तान की टीम आखिरी लम्हे तक उस मैच के लिए लड़ती रही, लेकिन आखिर में अनफॉर्चुनेटली डिफीट का सामना करना पड़ा। हम चलेंगे सलीम खालिक सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर बड़े मजेदार एक टेस्ट मैच के साथ 2020 का साल अपने इख्तिताम पे पहुंचा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हुआ, फाइनली न्यूजीलैंड फाते हुई उस मैच में, लेकिन बड़ा एक एज तक गया। तो क्या कहते हैं पाकिस्तान की फाइट की, उनकी करेज के बारे में और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए कामिल, एट दी एंड देखा जाता है रिजल्ट। पाकिस्तान ये मैच 101 रन से हारा है, एक दो रन से नहीं हारा, 101 रन से हारा है। जो फाइट कर रहा था वो हो रही थी, वो सर्वाइवल के लिए हो रही थी, यानी कि ड्रॉ हो जाता अगर मेरे ख्याल 3.4 ओवर्स और खेल लेते। तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे परफॉर्मेंस, तो टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे पहली इनिंग में फहीम अशरफ ने 91 रन किए, सेकंड इनिंग में फवाद आलम ने सेंचुरी की, रिजवान ने 60 किए। तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन अगर ओवरऑल आप टीम की परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें काफी सारे ऐसे शोबे आपको नजर आएंगे जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अगर आप मुझसे एक वैसे ही तबसरा चाहिए जिसमें वाह वाह हो जाए तो मैं भी ये कहता हूँ वाह भाई क्या फाइट की, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, पाकिस्तान टीम बड़ी तरक्की कर रही है। लेकिन अगर आप एक तज्जिया मुझसे चाह रहे हैं सच्चा, तो वो ये है कि अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 101 रन से हम मैच हारे हैं, फास्ट बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं रही, बैटिंग हमारी अच्छी नहीं रही, सिवाय एक दो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के। तो अभी बहुत इंप्रूवमेंट की पाकिस्तान को जरूरत है। बिल्कुल सर, सबसे पहले इम्प्रूवमेंट्स की तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एक बड़ी इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जो थी वो थी फवाद आलम की। 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से वो बाहर बैठे रहे। आखिरी टेस्ट सेंचुरी उन्होंने 2009 के अंदर अपनी बनाई थी, और उसके बाद 2020 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान डाउन एंड आउट ऑलमोस्ट हो गया था मैच से, उस पोजीशन पे फवाद आलम ने पाकिस्तान के लिए स्टेप अप किया। अपनी सारी मेहनत, अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज करके एक बड़ी खूबसूरत और इम्पोर्टेंट सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। तो फवाद आलम की जर्नी के बारे में क्या कहेंगे? खासतौर पे आप उनका इंटरव्यू भी कर चुके हैं जब उनके टीम के अंदर सिलेक्शन नहीं हो रही थी बार बार, तो आपका खास तौर से उनसे बात भी हो चुकी है। तो फवाद आलम के बारे में आप क्या कहेंगे? तो फवाद आलम का ये करियर का आखिरी मैच होता अगर वो सेंचुरी नहीं करते तो, क्योंकि लोग छुरी चाकू तैयार करके बैठे हुए थे तनकीद का निशाना बनाने के लिए उनको कि जी देखो अपने तो चांस, इसको इसलिए इसको चांस नहीं मिल रहा था 10 साल से कि ये सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर है और इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आता है तो कुछ नहीं कर पाता। हालांकि फवाद के साथ तो वही ज्यादती थी, डेब्यू पे जो बंदा सेंचुरी करे उसके बाद उसको एक आध नाकामी पे ऐसे बाहर थोड़ी करते हैं, और बाहर करते भी हैं तो कम होते रहते हैं। यहाँ तो 10-11 साल बाद कम हुआ, उसके बाद इंग्लैंड में खेलने का मौका मिला, बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए क्योंकि, लेकिन अच्छी बात है, चलेंगे यहाँ उनको न्यूजीलैंड लेकर आए। यहाँ भी उनके लिए एक तरह से अच्छा ही हुआ, टीम के लिए तो बुरा हुआ कि बाबर आजम इंजर्ड हुए। फवाद के लिए अच्छा हो गया कि उनकी इंजरी की वजह से उनको चांस मिल गया, वरना अगर बाबर होते तो हारिस तो बरकरार रहते क्योंकि वो बड़े पसंद है मिसबा को, तो इनको बाहर रहना पड़ता फवाद को। तो फवाद अगर बाहर रहते तो फिर बगैर खेले ही उनका करियर खत्म हो जाता, और अगर इस इनिंग में भी वो जल्दी आउट हो जाते तो भी उनका करियर खत्म हो जाता। तो एक करियर बचाओ इनिंग थी फवाद की, जो इन्होंने सेंचुरी बनाई और एक बहुत जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की और ऑलमोस्ट पाकिस्तान को मैच बचा दिया था। फिर गलती हो गई उनसे, थोड़ा जल्दी कर गए, वो हुक पुल कर नहीं रहे थे। पूरी इनिंग में काफी उन्होंने ख्याल रखा था, पहली इनिंग में उस तरह क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल पे आउट हुए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में फिर वही गलती कर गए जिसपे उन्होंने विकेट गंवाई। उनसे पहले
रिजवान आउट हो चुके थे, हालांकि दोनों की 150 की पार्टनरशिप हुई और लग रहा था कि उस वक्त जब वो दोनों खेल रहे थे तो पहली बार मेरे जहन में ऐसा आया था कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत भी सकता है। आखिर में 4 रन की तकरीबन जो है वो रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट था 4, और आपके पास वही मशरफ भी मौजूद थे, तो मेरे जहन में आया था शायद वहीं से मैच पलटा खाया और रिजवान आउट हुए, और रिजवान के बाद जो है फिर फवाद भी गए, फिर फहीम से बड़ी उम्मीदें थी, फहीम भी ना खेल सके और टेल भी फिर इसी तरह जाता रहा। काश सिर्फ 3.4 ओवर ही रह गए थे हमारे टेल एंडर, थोड़ा सा और वक्त गुजार लेते तो पाकिस्तान मैच बचा लेता ये, लेकिन फिर भी रिजवान को और फवाद को और पहली इनिंग में जो फहीम अशरफ ने बैटिंग की, उन तीनों को हमें दाद देना चाहिए कि उन्होंने कुछ करेज दिखाई, वरना जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जो हमारा टॉप ऑर्डर है, 0 पे 2 हमारे आउट हो गए थे सेकंड इनिंग में, दोनों ओपनर हमारे 0 पे आउट हुए थे। ऐसी सूरत हाल में तो इतने रन भी बना लिए हो बड़ी बात है, वरना हो सकता था कि 100 से कम पे ही पाकिस्तानी टीम आउट हो जाती। तो देखना पड़ेगा कामिल, हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, अजहर अली को खास तौर पे, उसके अलावा आबिद अली को भी देखना पड़ेगा। फिर ये बातें होना शुरू हो जाएगी कि वो सिर्फ पाकिस्तान के बैट्समैन है कि जो एशियन कंडीशन है वहां पर बड़ी बड़ी इनिंग खेलते हैं, बाहर जाके वो नहीं खेल पाते। शान मसूद की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी जारी थी, पहले इस मैच में उन्होंने मायूस किया, तो होपफुली जो हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, हारिस भी, ये सब जो है अगले मैच में अच्छे तरीके से सामने आएंगे। मिडिल ऑर्डर और ये जो लोअर ऑर्डर बैटिंग है वो तो फिर भी बेहतर परफॉर्म कर रही है। एक मिक्स परफॉर्मेंस सामने आई, सारे बैट्समैनों ने अपना कंट्रीब्यूट किया, तो क्यों नहीं पाकिस्तान टीम जीत सकती, बिल्कुल जीत सकती है। बॉलिंग पे फिर मेरे ख्याल आगे बात करते हैं, अभी आपको बैटिंग से रिलेटेड कुछ पूछना तो और पूछ लें। जी सर, तो मैंने तो अच्छे खासे सवाल प्रिपेयर किए हुए थे बैट्समैन के मुतालिक, लेकिन आपने मेरे ख्याल से अच्छी तरह कवर कर लिया सारे बैट्समैनों को। तो मैं एक दूसरी जानिब जाना चाहूंगा अपने सवालात के साथ कि फवाद आलम की एक जर्नी बड़ी एक इंस्पायरिंग जर्नी समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर, कि उन्होंने पाकिस्तान में रह के मेहनत करते रहे, अपना प्रूव करते रहे अपनी वर्थ को, और उसके बाद अब फाइनली एक पे ऑफ उन्हें मिला एक सेंचुरी की सूरत में न्यूजीलैंड के अंदर। वहीं पे बहुत सारे प्लेयर्स हम देखते हैं पाकिस्तान के, जिस तरह समी असलम हो गए जिन्होंने सेलेक्ट ना होने की वजह से गुस्से में आके पाकिस्तान छोड़ने का इरादा किया। मोहम्मद आमिर एक रिसेंट एग्जांपल है जिन्होंने सेलेक्ट ना होने की वजह से अपनी इंटरनेशनल रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो फवाद आलम की जर्नी को आप किस तरह देखते हैं एज अ मैसेज जो नए क्रिकेटर्स हैं, जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि समी असलम और मोहम्मद आमिर का जो आपने नाम लिया कि गुस्से में आके चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑप्शंस उनके पास आ गए। समी असलम ऐसे नहीं गए हैं। समी असलम को जब अमेरिका का वीजा मिला होगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। हालांकि फवाद आलम की मिसाल देख लें, अब 10-11 साल तक उनको सेलेक्ट नहीं किया, वो डोमेस्टिक सीजन में आते रहे, हर साल स्कोर करते रहे, हम लोग शोर मचाते रहे। आखिरकार उन्होंने इतनी जोर जोर से कौमी टीम के दरवाजे पर दस्तक दी कि दरवाजा तोड़ के उनकी एंट्री हुई टीम के अंदर। इसी तरह आमिर का भी यही हुआ कि उनके पास ऑप्शन थे, जो हम पहले बहुत जिक्र कर चुके हैं कि वो बरतानिया की उनके पास नेशनलिटी मिलने वाली है, पासपोर्ट मिलने वाला है, लीग वगैरह खेलेंगे, कम वक्त में ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो इन लोगों का तो ये मसला था। फवाद के पास ऑप्शन थे या नहीं थे ये अलग बात है, लेकिन फवाद बहुत ज्यादा कमिटेड बंदा है, बहुत मेंटली बहुत स्ट्रांग। आपने जैसे इंटरव्यूज का जिक्र किया, वाकई एक इंटरव्यू में मैंने उनसे पूछा था कि यार आप को इतने अरसे खिला नहीं रहे, कभी ये ख्याल तो नहीं आया कि सामान को आग लगा दूं और छोड़ दूं क्रिकेट? तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा था जी मेरी तो रोजी रोटी क्रिकेट है, पाकिस्तान के लिए नहीं खिलाएंगे तो उधर खेलता रहूंगा, कहीं ना कहीं खेलता रहूंगा, क्रिकेट नहीं छोड़ सकता मैं। तो उसके अलावा जब भी उनसे बात हुई तो बहुत ज्यादा वो पॉजिटिव उनके अंदर एक एनर्जी है जो उनको क्रिकेट में रखती है। वरना आप देख लें कितनी मिसालें होंगी कि कोई बंदा 10 साल बाद आए और फिर खेल भी जाए, सर्वाइव भी कर जाए, सेंचुरी कर जाए और फिर आगे भी खेले। तो हमें पूरा उनको क्रेडिट देना चाहिए फवाद आलम को। और पिछले सेलेक्टर्स से पूछना चाहिए, वो फिल्मी डायलॉग है ना, जज साहब मेरे 10 साल वापस दे दो, फवाद को भी पूछना चाहिए वो सेलेक्टर मेरे 11 साल वापस करो मुझे। भाई खिलाते रहते हैं आप, हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं कि यार हमारे पास बैट्समैन नहीं है विकेट पर रुकने वाला, हम लोग यही कहते रहते हैं। तो यार एक इतना अच्छा बैट्समैन आपके पास मौजूद था जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके परफॉर्म भी कर रहा था हर साल, आप उसको खिला ही नहीं रहे थे। अब तो पूछना चाहिए, खासतौर पे इंजमामुल हक साहब से पूछना चाहिए कि भाई आपने अपने रिश्तेदारों को तो खिला दिया, आपने फवाद को क्यों नहीं खिलाया? मिसबा लेट लाए, लेकिन मिसबा को फिर भी क्रेडिट देना चाहिए कि उनको टीम में लेकर आए और फिर मौका भी दिया उनको। अगर
चाहते तो वो इस ओवर के लिए उनको बाहर भी कर सकते थे इंग्लैंड की परफॉर्मेंस को बेस बना के, लेकिन उन्होंने रखा। तो मिसबा को तो क्रेडिट देना चाहिए। अगर इसी तरह जो डोमेस्टिक क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो 2-2 3-3 साल में परफॉर्म करते हैं, उनको आप मौका दें, क्योंकि वो उस वक्त तक निखर चुके होते हैं। उनका चाहे वो बॉलर हो, बॉलर में जैसे ताबिश खान को कितना परफॉर्म किया बेचारे को, आपने खिलाया नहीं उसको, तो आप उनको मौका दें। वो लोग खेल रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देते। फिर जब वो लंबा खेल कर आते हैं ना, तो उनकी परफॉर्मेंस नजर भी आती है। फवाद के बारे में कहा गया भाई स्टांस ऐसा है, टेक्निक दुरुस्त नहीं है। चलो भाई, इस घटिया गलत टेक्निक के साथ उसने 100 रन बना दिए, तो जो अच्छी टेक्निक वाले उनका क्या हुआ? हालांकि टेक्निक वेक्निक के क्या है, चंद्रपॉल की देख लें आप, चंद्रपॉल का जो स्टांस था वो कैसा था, वो भी बड़ा जबरदस्त कहते थे। लेकिन यहाँ ये फवाद को कभी कहते थे कि फिक्सिंग में नाम है उसका, इसलिए नहीं खिला रहे, झूठे बातें करते थे। कभी कहते थे उसकी टेक्निक अच्छी नहीं है, स्टांस ऐसा है, कभी कहते थे कि वो सिर्फ पाकिस्तान में स्कोर कर सकता है। तो भाई अब तो न्यूजीलैंड में जाके सीमिंग कंडीशन में उनके सेंचुरी कर गया वो, अब क्या जवाब देंगे जो हेटर्स थे वो? बिल्कुल सर, सीमिंग कंडीशंस और पेस अटैक भी ऐसा है जिसके अंदर ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और नील वैगनर ऐसे बॉलर शामिल थे। तो फवाद आलम की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। एक और प्लेयर जो है जिनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी उरूज पर है आजकल, वो है मोहम्मद रिजवान, कैप्टन पाकिस्तान के। वो स्टैंड इन थे इस टेस्ट के लिए, बड़ी उम्दा कारकर्दगी उनकी। जहां पाकिस्तान स्पॉट ऑफ बॉर्डर में था, उन्होंने स्टेप अप किया। तो उनकी कैप्टनसी के बारे में और उनकी परफॉर्मेंसेस के बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कामिल, वाकई रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतना जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन उनको मिला है। उनका मुकाबला सरफराज के साथ था, तो अक्सर लोग यही कंपेयर भी करने लग जाते हैं, जो कि बनता भी है। लेकिन अब मेरा ख्याल है रिजवान ने इतना जबरदस्त परफॉर्म कर दिया है कि अब ये शायद सरफराज के लिए कमबैक करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। रिजवान बैटिंग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। कैप्टनसी के बारे में भी टू अर्ली है, एक ही मैच है, जाहिर है कुछ फैसले उनके गलत भी साबित हुए, कुछ ठीक भी साबित हुए होंगे। एक मैच की बुनियाद पर हमें उनको जज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बहुत जबरदस्त पाकिस्तान को प्लेयर मिला है, टीम मैन है, और आगे भी पाकिस्तान टीम के इसी तरह वो काम आते रहेंगे। बिल्कुल सर, बॉलिंग की तरफ अब मैं बढ़ूंगा। बैटिंग की हमने मेरे ख्याल से अच्छी खासी बात की है। बॉलिंग के अंदर पहला जो दिन का पहला सेशन था, उसके अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स की खासी तारीफ की गई थी। शुरू में ओपनर्स को आउट कर दिया था, लेकिन फिर एक केन विलियमसन और रॉस टेलर की दीवार पाकिस्तान के सामने आ गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा स्कोर न्यूजीलैंड कर पाई अपने पहली इनिंग्स के अंदर। तो पाकिस्तान के बॉलर्स की ओवरऑल टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तानी बॉलर्स की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। अगर आप दूसरी इनिंग की बात करें कि जी 5 विकेटें ले ली थी, तो मैं उनको नहीं मानता, क्योंकि दूसरी इनिंग में आपने देखा होगा जो न्यूजीलैंड के प्लेयर आउट हुए हैं वो खुद आउट हुए, खुद आउट हुए हैं सेंस में कि उनको तेजी से रन बनाने का उन्होंने किया हुआ था। कि क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि चौथी इनिंग में जो बैटिंग थी वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं थी जितनी अमूमन दूसरे मुल्कों में होती है। तो शायद कि यकीनी तौर पे न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है केन विलियमसन, वो ये बात जानते थे, तो वो ज्यादा अपने बॉलर्स को टाइम देना चाह रहे थे। इसलिए उन लोगों ने जल्दी जल्दी जो है कोशिश की कि स्कोर करें, उसी वजह से विकेटें भी गिरी हैं। अगर न्यूजीलैंड की टीम, हालांकि 100+ ओपनिंग उनकी पार्टनरशिप हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने थोड़ी जब जहां जारियत दिखाई वहां विकेटें गिरी। पहली इनिंग की असल थी जहां 400+ हमने स्कोर करा दिया, वहां हमारी बॉलिंग लाइन जो है वो एक्सपोज हो गई, और जो उम्मीदें थी उन पे पूरा नहीं उतरे। वकार यूनुस साहब जो हैं उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे कि जी क्या आपकी परफॉर्मेंस है, क्या आप बॉलर से काम ले रहे हैं। अब अगर यहाँ ये बात आ जाती है कि जी बॉलर्स को कुछ घोल के थोड़ी पिला सकता हूँ, खुद परफॉर्म करना चाहिए, तो फिर कोच की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही परफॉर्म कर लेंगे आगे। कोच का काम ही यही है कि वो जो बॉलर्स हैं उनको आगे लेकर आए, क्योंकि हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं जी हमारा पेस अटैक बहुत अच्छा है। हम भी यही बात कर रहे थे, लेकिन वो पेस अटैक एक ऐसी कंडीशन जहां पर उनको परफॉर्म करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। फिर शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर आपने बहुत ज्यादा बोझ डाला हुआ है, उनको बॉलिंग मशीन बनाया हुआ है। तो वो इंसान है, उसको बॉलिंग मशीन की तरह यूज करेंगे तो वो भी कमर पकड़ के या पाँव पकड़ के बैठ जाएंगे, या थोड़ा सीनियर होंगे तो वो भी बोलेंगे आमिर की तरह कि जी मुझे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, थकावट हो जाती है। तो देखभाल के इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बॉलिंग में भी देखना पड़ेगा कि नसीम शाह क्या रेडी हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। जो बातें हो रही हैं, फहीम अशरफ की बॉलिंग बेहतर थी, लेकिन ओवरऑल यासिर शाह का अगर हम स्पिन पे बात करें तो यासिर शाह ने भी मायूस किया बड़ा। हालांकि उनसे बहुत ज्यादा
उम्मीदें हमें वाबस्ता थी टीम को। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान से बाहर यासिर की परफॉर्मेंस का मेयार जो है वो नीचे ही आ रहा है। बॉलिंग का शो अच्छा नहीं था, और टेस्ट मैच जीतते ही आप बॉलर्स की वजह से हैं, बॉलर्स 20 विकेट ले तो अब अगला मैच अगर जीतना है, सुना है कि वहाँ कंडीशंस भी जो है वो बॉलर्स के लिए ज्यादा साजगार है, तो हमारे बॉलर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा और बैट्समैनों को भी जिम्मेदारी लेनी। राइट सर, ये तो बातें हो गई टेस्ट मैच की पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, और हमें उम्मीद है कि अगला टेस्ट मैच भी इतना ही एक्साइटिंग होगा जितना पहला टेस्ट मैच था। मूविंग ऑन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आईसीसी की अभी जारी करदा टीम्स ऑफ द डेकेड्स और डेकेड अवार्ड्स उन्होंने जारी किए हैं, जो बड़े कंट्रोवर्शियल साबित हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। कुछ तरफ से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रही है उन्हें, और कुछ जगहों से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है इस बात में। तो आईसीसी के अवार्ड ऑफ द डेकेड्स के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आईसीसी को क्या, आईसीसी तो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जो इंडिया बोलता है वही आईसीसी करती है। राशिद लतीफ साहब ने और शोएब अख्तर साहब ने भी इस मौजू पे बड़ा खुल के इजहार ख्याल किया। उन्होंने तो बल्कि ये तक कह दिया कि T20 जो आईसीसी की टीम है वो आईपीएल की टीम बनाई है। वाकई क्योंकि पैसा इंडिया से आता है, तो माँ बाप भी उस बच्चे को ज्यादा इज्जत देते हैं जो पैसा कमा कर लेकर आता है, तो वो भी इंडिया इंडिया इंडिया। अच्छा, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये आईसीसी अवार्ड जो होते हैं इसकी ज्यूरी में मैं भी रह चुका हूँ। 2 साल या 3 साल के लिए इन्होंने, आईसीसी ने मुझे भी रखा था। तो उस वक्त पाकिस्तानी उस वक्त भी कम आते थे, 1-2 आते थे, लेकिन हम लोग क्या कर सकते थे, 2 वोट होते थे, एक फॉर्मर क्रिकेटर होता था और एक कोई जर्नलिस्ट होता था, तो बाकी तो मेजोरिटी दूसरे लोग ही होते थे। अब जो है अगर हम ये बात करें, इसमें मेरा ख्याल है बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, जिनको आना चाहिए था इस लिस्ट में, लेकिन आईसीसी ने किसी काबिल समझा ही नहीं। पीसीबी के अवार्ड नजम सेठी साहब ने शुरू किए थे, पिछले साल नहीं हुए थे, पीसीबी अब दोबारा करवा रहा है। वो चलो आईसीसी नहीं मान रही तो हम खुद ही अपने खिलाड़ियों को अवार्ड देते हैं। हमारे तो जो शायकीन का गुस्सा है वो आपने ट्विटर पे देख ही लिया होगा, कितने ज्यादा सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, लोग नाराज थे। और नाराज होना भी चाहिए कि आप क्या समझ रहे हैं, पाकिस्तानी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी उस दौरानिये में, टेस्ट पे नंबर 1 भी बनी थी। तो मैं तो ये बात नहीं मान सकता कि पाकिस्तान को कोई खिलाड़ी इस काबिल ही नहीं है कि किसी टीम में ही ना आया आईसीसी की, या कोई इसको अवार्ड ही नहीं मिले। भाई चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान ने जीती थी इसी दौरानिये में, टेस्ट में पाकिस्तान टीम नंबर 1 बनी, T20 में नंबर 1 रही कितने तवील अरसे तक। तो उस टीम का कोई खिलाड़ी इस काबिल ही नहीं है कि वो T20 टीम में है। मैं नहीं मानता, ये आईसीसी ने गलत किया। और क्या कह सकते हैं आईसीसी को, भाई परफॉर्म करे टीम, किसी अवार्ड की जरूरत ही नहीं है, जीतते रहे, अच्छा खेल पेश करे, वही सबसे बड़ा अवार्ड है। फिर हम खुद ही अवार्ड दे देंगे, पीसीबी अवार्ड दे देगा, वही काफी है हमारे लिए। राइट, थैंक यू सो मच सलीम खालिक साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।